जो भी बात मैं बोलूंगा वो किसी तथ्य को किसी दूसरे तथ्य से जोड़ते हुए बोलूंगा, और इसलिए आज के इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता आपको समझ में आएगी कि क्यों हमने ये दिन चुना ये सब बातें करने के लिए। ये किताब जिसका जिक्र अभी साथी कर रहे थे, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, घनश्याम वर्मा जी ने अपनी रिसर्च, जो पुराने लोगों ने रिसर्च की थी उसके दम पर, इसके लेखक हैं, मुझे इसका सह लेखक उन्होंने बनाया। इसमें जब इसको लिखते समय पुणे की आरबीआई के आर्काइव से जो हम दस्तावेज लेकर आए, उन दस्तावेजों के आधार पर जो वित्त मंत्रालय ने हमको लिख कर दिया, उसके आधार पर मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। आपके बच्चों का जीवन सीधा सीधा इस बात से जुड़ा हुआ है जो आज हम करने वाले हैं, और आपको यह तय करना है कि ऐसे ही चलते रहें या थोड़ी सी और गति बढ़ानी पड़ेगी। यदि लगे कि रास्ता भटक गया है समाज, तो एटलीस्ट गली में खड़ा होकर चिल्ला तो सकते ही हैं कि भाई गलत रास्ते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो। जिसको समझ में आ जाए एक पल के लिए रुक कर सोचेगा तो सही रास्ते पर जाने की बात तो तब होगी जब समाज ये मान लेगा कि गलत रास्ते पर है। वरना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर घर में बीमारी, हर घर में डिप्रेशन, हर घर में झगड़ा, हर घर में विस्थापन, हर कोई गांव छोड़कर भागना चाह रहा है, शहर में किसी के लिए जगह मिल नहीं रही है, भाईचारे के लिए जगह बची नहीं है, राजनीतिक तंत्र हावी होता जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल घरों तक घुस गई हैं, घरों क्या बिल्कुल एक एक चीज उनके हिसाब से चल रही है। तो यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह किसी बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। वरना ऐसे कैसे होगा किस एक दो जगह हो रहा हो तो ये इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन हर जगह सेम चीज तो कुछ ना कुछ प्लानिंग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। पूरी दुनिया में एक आदमी को बहुत बदनाम किया जाता है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का शासक था उस वक्त वो, और उसे बदनाम किया गया। अब आप सोचकर देखिए, पूरी दुनिया का मीडिया जिस एडोल्फ हिटलर को तानाशाह, क्रूर और हत्यारा साबित करने पे लगा है, उस हिटलर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ मिलाने भर पे देश के लोग गर्व महसूस करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? विरोधाभासी नहीं लगता कि जनतंत्र का पक्षधर एक व्यक्ति जो अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहता है, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के बात कर रहा है जिसको दुनिया तानाशाह बोल रही है। फिर समझ में आता है खेल क्या था। 1897 में पैदा हुए नेताजी एक बंगाली परिवार में, और बंगाल ही पूरे भारत से व्यापार का रास्ता तय करता था, और बंगाल में ही उस वक्त राजधानी थी जब पेपर करेंसी एक्ट 1882 को पास किया गया और 15 रुपए की एक मोहर बनाई गई। 10 रुपए की एक मोहर से 15 रुपए की एक मोहर, पूरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति का 1/3 धन लूट लिया गया, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। और यह बात बंगाल के लोगों को समझ आई तो बंगाल सड़कों पर उतर गया। सारी सड़कें खून से लाल थी, लोग बलिदान देने को तैयार थे। बंदूकों के साथ उस विद्रोह को कुचल दिया गया और मीडिया में उसे छपने नहीं दिया गया, पूरे भारत में वो खबर नहीं आने दी गई। तो किसी वक्त किसी टाइम किसी बुजुर्ग ने, डॉक्टर भूप सिंह जैसे व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने बताया होगा नेताजी को कि तुम्हारे बंगाल से ही शुरुआत हुई थी इस देश की लूट की। जब अंग्रेजों ने पेपर करेंसी छापनी चालू की, तब नेताजी ने यह समझ में
आने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह पेपर करेंसी खत्म करनी पड़ेगी। अपनी मर्जी से छापने का अधिकार जब मिल जाएगा तो हम लोग, हमारी तो एक दिहाड़ी की भी कीमत कोई आदमी तय करता है और वो बिना किसी कीमत के कुछ भी छापते रहते हैं, तब जाकर उस रुपए को समझने के लिए उस हिटलर से मिलने की तैयारी की थी जिस हिटलर ने अपना जर्मनी का रुपया छापा था, जिसने अमेरिका को आंख दिखा दी थी, जिसने अमेरिका को आंख दिखाई थी कि तुम्हारा डॉलर राज नहीं चलेगा और अब जब जर्मनी से तुमको कुछ चाहिए होगा तो सोना देना पड़ेगा। और यह काम जिसने भी किया है, सद्दाम हुसैन, जनरल गद्दाफी, परवेज मुशर्रफ और इससे पहले के तमाम लोग, जिसने भी अमेरिका के डॉलर को चैलेंज दिया, उन लोगों को बदनाम करके, बर्बाद करके, युद्ध अपराधी घोषित करके यही किया। 2019 में वेनेजुएला का यही हाल हुआ था। 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला पहला देश बना पूरी दुनिया का। ताई 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला, और 10 लाख रुपए में कितना अनाज मिलता था मालूम है? आधा किलो चावल। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल, यानी 20 लाख रुपए किलो चावल मिलना चालू हुआ तो वेनेजुएला के लोगों को समझ में आया कि यह तो गड़बड़ हो गई। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने प्लान किया कि अब हम अपनी सोना आधारित करेंसी चालू करेंगे और डॉलर के ऊपर की निर्भरता को खत्म करेंगे। इसको खत्म किए बिना वेनेजुएला को नहीं बचाया जा सकता। और जिस दिन वो राष्ट्रपति यह काम करता है, उसी दिन उसके देश के अंदर एक अटैक होता है, वहां अमेरिका की सेना आती है और उसको उठा करके ले जाती है। देखा होगा ना, प्रधानमंत्री था कि राष्ट्रपति था? राष्ट्रपति, और उसकी पत्नी को भी, क्योंकि घर में जिक्र होता है, मेरी पत्नी को भी मालूम ही है क्या क्या चल रहा है। तो अगर मैं बाहर हो गया तो बताएगी कि हम ये बात किया करते थे कि हम ये प्लान कर रहे थे। हम कोई देश के ऊपर अटैक करने का प्लान नहीं कर रहे थे, हम देश को बचाने की बात कर रहे थे रात को बैठ करके। तो देश को मालूम पड़ेगा कि चर्चा क्या चल रही थी। इसलिए यह बताना जरूरी है कि देश की चर्चा कहां जा रही है। आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, वो लोग तैयारी करके बैठे हैं। पहले के विश्व युद्धों का आपको क्या असर दिखाई देता है? आपको अखबारों में, टेलीविजन में, मीडिया में, किताबों में पढ़ाया गया है, सब झूठ है, सब का सब झूठ है। इस किताब के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, और उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आज से 2026 साल पहले इस भारत में इतना रुपया, इतना धन, इतना अनाज, इतनी समृद्धि है कि पूरी दुनिया में वो पहले नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में जीडीपी में, एक्सपोर्ट में, उत्पादन में, हर चीज के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। उसकी लड़ाई चाइना के साथ है। पूरी दुनिया का 48% तक का एक्सपोर्ट अकेला भारत कर रहा है। पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% पैसा हमारे पास है। उसका मुकाबला चाइना के साथ और बाकी कोई देश का ही नहीं है। और कौन सा देश जिसको आप अमेरिका 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 करते रहते हो ना, अखबारों टेलीविजन के अंदर, अमेरिका और इंग्लैंड पहले 15 देशों में कहीं नहीं है। इस किताब के पेज नंबर 31 के ऊपर एक्सप्लेन, उसमें पेज नंबर 126 पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेरे आंकड़े नहीं है ये, इस किताब के लिखने वाले घनश्याम वर्मा के आंकड़े नहीं है ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये सारा का सारा आंकड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से उठाया गया आंकड़ा है, जिसको अमेरिका खुद अप्रूव करता है कि हां यह देश इतना समृद्ध हुआ करता था। तो कैसे एक गेम खेला गया। सन 2000, ये मैं 2026 साल पहले कह रहा हूं, एक साल जिसको मान लिया, साल नंबर 1, उस दिन हम पहले नंबर पर हैं।
चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, बाकी कोई देश कहीं नहीं है, ना अमेरिका ना जर्मनी है, लेकिन जर्मनी 11वें नंबर पर है पूरी दुनिया में, और अमेरिका और इंग्लैंड कहीं नहीं। 1500 साल बीतने के बाद, ये 1500 साल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें यह पढ़ाया जाता है किताबों में छोटे बच्चों को कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1500 साल में अगर इंग्लैंड की बात की जाए, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो यूके 13वें नंबर पर आता है पहले 15 देशों में। 1600 ईस्वी में बात की जाए और अमेरिका कहीं नहीं है, इस बात को याद रखना, अमेरिका कहीं नहीं है, दूसरे नंबर पर। 1600 में इंग्लैंड 12वें नंबर पर आ गया है, जब वो यहां से इंग्लैंड के जरिए वास्को डिगामा अमेरिका चला जाता है, कोलंबस भारत की तरफ आता है, उस दौर की बात बता रहे हैं हम। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के अंदर व्यापार चालू किया। सन 1800 में इंग्लैंड 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अमेरिका 12वें पर आ गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से सब कुछ वहां लेकर जाना चालू कर दिया, हमारे यहां रेल की पटरियां बना दी, सड़क बना दी, ये कहकर कि भाई हम लोग तुम्हारी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उनको सामान ढोना था। आज के टाइम पर आपको वंदे भारत दिया जा रहा है, वंदे भारत के लिए नई ट्रैक बनाई है, उस नई ट्रैक पर जाकर कभी किसी ने देखा नहीं है। 24 घंटे के लिए वहां उस ट्रैक पर कुर्सी बिछाकर बैठ जाइए उस ट्रैक के आसपास और देखिए कि दिन में कितनी मालगाड़ियां जाती हैं और वो मालगाड़ियां किस प्राइवेट कंपनी की हैं। कभी किसी के पास समय नहीं है देखने का। उस पे एक यात्री ट्रेन जाती है वंदे भारत, वो भी अडानी की है, और इसके अलावा बाकी सब के सब खादान, सब के सब सिर्फ कंटेनर जा रहे हैं, पूरे देश को लूटा जा रहा है। इधर उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर से सारी खदानों से कोयला, लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और सोना वो वहां से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इधर से कश्मीर से लिथियम, ये आपको बड़े बड़े हाईवेज दे दिए गए भारतमाला के, आपके लिए नहीं है, ये बड़े बड़े कंटेनरों के लिए हैं, और उन कंटेनरों में ढोया जाएगा आपके देश की संपदा को। और वो सारे के सारे हाईवेज कहां से जा रहे हैं? वो वंदे भारत की पटरी किसके बीच में से जा रही है? अंबानी अडानी के साइलों में से जा रही है, जहां उनके खदान है, उनके बीच में से। आप मान सकते हो, आपके रुपए से, आपकी कमाई से, आपके बाप दादाओं की कमाई से, आपकी जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण करके वो पटरियां बनाई जा रही है, और वो पटरियां अंबानी अडानी के प्राइवेट साइलों में से गुजरती हैं। और जितने ये भारतमाला के प्रोजेक्ट है, पूरे भारत को ऐसे टुकड़ों में बांट करके और 12-12, 13-13, 10-10 हजार एकड़ के उन्होंने चंक बना लिए हैं, और सबके आसपास एक साइलो है, सबके आसपास इन भारतमाला के। तो अंग्रेजों ने भी यही किया था। आपको बताया गया कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है। अरे जब पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, सबसे ज्यादा धन हमारे पास है, यार क्या हम पीलिए में सामान दे रहे हैं? एक गाय और 1 तोला 5 तोला सोना तो ऐसे ही दे दिया करते थे कि 5 किलो चांदी दे दी। क्यों जी बुजुर्गों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सोना और चांदी तो हम गिफ्ट में ऐसे ही दे दिया करते थे। ये उस दौर की बात कह रहा हूं मैं। और उस वक्त हमारे देश से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। यह बात आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी इस देश में कानून बनाने से पहले आपसे कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा। सरपंच साहब बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं इधर, सेक्रेटरी आता है, वो बताता है क्या काम होगा। जो गांव कह रहा है वो काम करने की इनके पास पावर नहीं है। क्यों जी? सेक्रेटरी के पास पावर है, यानी गांव ने मत दे करके इनको सरपंच बनाया। गांव के टैक्स का पैसा का हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है, और उसके ऊपर काम क्या होगा ये सेक्रेटरी बताता है, और सेक्रेटरी सीधा का सीधा ऊपर से चलता है। आप सोच कर देखिए, आपका एमएलए, आपका एमपी आपने नहीं चुना हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसी ना किसी बिजनेसमैन की रखेल है, उस पार्टी का एक नुमाइंदा, वो अपना नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं। आपके गांव में चॉइस है कि ये 10 चोर आपके सामने खड़े हैं, इन 10 में से कोई एक चुन लो। वो लोग बैठ करके तय करते हैं कि आपके लिए क्या कानून बनेगा।
मेरे लिए कानून बन रहा है। वो कह रहे हैं आईपीसी को बदलकर बीएनएस कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया कानून था। अंग्रेजों का बनाया कानून था, भारत के संविधान में स्वीकार कर लिया। हमसे ना संविधान बनाते समय पूछा गया, ना अब बीएनएस बनाते समय पूछा गया। पूछा क्या आपसे? किसी से पूछा नहीं गया। पहली बात, जो पार्टी सरकार में है उसके पास मत जितने पड़े हैं, टोटल वोटिंग ही अगर 60% हुई है पूरे देश में, उसका 30-35% उसको वोट मिले हैं। उस 30-35% वोट से सरकार बनी है, और उसमें से भी उनकी राय नहीं ली गई है। उस पार्लियामेंट के मेंबर ने भी आपसे नहीं पूछा है कि आपके लिए कानून बना रहे हैं, आपको मंजूर है कि नहीं है, और वो पास हो गया। जैसे ही कानून 1882 में पास हुए थे, ऐसे ही कानूनों के विरोध में नेताजी खड़े हुए थे। अब मैं इस खेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, क्योंकि आज जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहे की तैयारी कर रहे हैं, यदि इस पर आपने खुलकर बोलना चालू नहीं किया, यदि पंचायतें करके सोशल मीडिया पे आपको बताना पड़ेगा उन लोगों को, यदि आपने नहीं बताया तो ये बर्बादी कंटिन्यूअस रहेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि युद्ध मेरे नाम पर नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता ये युद्ध। आप चाहते हो क्या? पूरे गांव में किसी से पूछोगे युद्ध चाहता है क्या? नहीं चाहता। पाकिस्तान से पूछोगे नहीं चाहता। चाइना के लोगों से पूछोगे नहीं चाहता। ये नेता चाहते हैं। नेता क्यों चाहते हैं? क्योंकि कंपनियां चाहती हैं। कंपनियां क्यों चाहती हैं? क्योंकि जिन देशों की इकोनॉमी कंपनियों से चलती है, मैं उन देशों की इकोनॉमी और जीडीपी का उस वर्ल्ड वॉर से ना ही पड़ता है। यह व्यवस्था जब इनको ढानी है, आपको नए तरीके से फंसाना है, तो इनको महामारी और युद्ध लाना है। महामारी ये ला चुके हैं, युद्ध इनको लाना है। 1939 में अमेरिका पहले नंबर पर पहुंच चुका है, रशिया तीसरे नंबर पर आ चुका है, क्योंकि लड़ाइयों के लिए युद्ध जो है अब हथियार रशिया भी बनाने लग गया है, और इंग्लैंड 5वें नंबर पर है, इंडिया इनमें कहीं 6ठे नंबर पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अमेरिका जो पहले नंबर पर है, उसकी इकोनॉमी, अगर उसकी जीडीपी 2,31,000 मिलियन डॉलर की है, तो इंडिया की इकोनॉमी मात्र 13,000 है। यानी पहले नंबर पर 6ठे नंबर में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अब हम 10वें 20वें हिस्से पर आ गए हैं। पूरी दुनिया से हमारा जो 26% की जो जीडीपी थी, वहां से हम अब 5% पर आ गए हैं, और सारा पैसा, सारा धन, सारा अनाज हम युद्ध के हथियार खरीदने पर लगा रहे हैं। और ये तब की बात कर रहा हूं जिस टाइम पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हिसाब से शासन चल रहा है। इंग्लैंड के हिसाब से चल रहा था ना, क्योंकि 1947 में होता है। 1947 में एक एग्रीमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ पावर का। उस दिन इंग्लैंड कहता है कि अब तुम अपने नोट छाप लो, हम अपने नोट लेकर जाते हैं। और उस एक रात में इस लूट को समझिएगा कि आज हम यहां खड़े हैं 23 जनवरी को, जयंती समारोह है ये दो शख्सियत का या दो घटनाओं का। पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी, और दूसरा आज जनता सरकार मोर्चा का भी चौथा जयंती समारोह है। ये उसकी संध्या है। 4 साल हमारे हो गए हैं। यानी एक रात पहले अगर हमारे पास इतना सारा सामान हो और अगले दिन सारा गायब हो जाए, तो उस भारत की परिकल्पना को मैं आपको बता रहा हूं। 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त को इस देश में जितना सोना चांदी और रुपया है, और उन ट्रेनों में भरकर, उन शिप में भर करके जब लाद करके दूसरे देश में लेकर जाया जा रहा है, उस टाइम पर 43 करोड़ 67 लाख किलो शुद्ध सोना यहां से ट्रांसफर हुआ है एक रात में। इंग्लैंड, यानी जो आजादी का नाटक था उस खेल में। और यह सब कैसे हुआ? आप लोगों को, यानी हमारे पुरखों को बोलने नहीं दिया गया।
जो लूट हो रही थी, जो मनमानी अंग्रेजों की चल रही थी, उसके सामने बोलने नहीं दिया गया। अब मैंने ये जिक्र क्यों किए? बहुत इतिहास पढ़ाए जाते हैं, बड़ी सारी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं, इस देश के लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं, अपना दर्द, अपने मोर्चे के साथियों का दर्द रखना चाहता हूं कि हमको एक दुख है और अपने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है और देशवासियों से भी एक निवेदन है कि कम से कम सुन तो लो, कम से कम हमको यह तो बता दो कि ये तुम गलत कह रहे हो। मैं नहीं कहता कि आपकी जमीन पर क्या बनना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको इंजेक्शन आपके बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे, पर अगर इस देश में आजाद हम लोग हैं और इस देश आजाद भारत के नागरिक हैं, तो हमारी आजादी तो होनी चाहिए ना। बताइए, हमारी मर्जी तो होनी चाहिए ना। हमारी मर्जी के बिना किसी नेता को, किसी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमसे पूछा जाता है? कोई मैकेनिज्म है? जो अफसर हमसे तनख्वाह लेता है, जो हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, हमारी पावर को एक्सेस करके वो हमारे ही घरों को तोड़ने लग जाता है। मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है उस मनमानी के खिलाफ कि कम से कम इस मनमानी के खिलाफ कुछ खड़े तो होइए। कुछ मनमानियां हैं जो आपके बीच रखना चाह रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करेंगे। अफसरशाही है कि नहीं है? अफसरों की दादागिरी है, गुंडागर्दी है, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कागज बनाने के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, टैक्सेशन के नाम पर जबरदस्ती हो रही है। होनी चाहिए ये जबरदस्ती, ये मनमानी रुकनी चाहिए। आरटीओ का जंगल राज चल रहा है, आरटीओ का जंगल राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई भी व्यापारिक ट्रक दिखाई दे, कोई भी व्यापारी टैक्सी दिखाई दे, कोई भी पीली प्लेट वाली गाड़ी दिखाई दे, या कोई भी व्हीकल सड़क के ऊपर दिखाई दे, तो उससे हफ्ता वसूली जारी है, अवैध वसूली चल रही है, ओवरलोडिंग के नाम पर दादागिरी चल रही है, दूसरे नियमों के नाम पर जबरदस्ती चालान काटे जा रहे हैं, ऑनलाइन चालान कट रहे हैं, बिना मर्जी के कट रहे हैं। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? ये दादागिरी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए। मेरे बाप दादाओं की जमीन पर टैक्स, उन्होंने सड़क बनाई, सड़क बनाते समय हमसे, जब हमने गाड़ी ली, हमसे रोड टैक्स लिया गया, हर साधन का रोड टैक्स हमने दिया, और रोड टैक्स के बाद फिर टोल टैक्स हमसे लिया जाता है। आपको मालूम है टोल टैक्स किस चीज का लिया जाता है? केवल और केवल कमर्शियल एक्टिविटी का टोल लिया जाता है। उस सड़क पर चलने को वो लोग कमर्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। एक नई चीज बताता हूं आपको, शायद आपको मालूम नहीं होगा। यह सड़क को इंग्लैंड की पार्लियामेंट अपनी मलकियत मानती है, क्योंकि वो ये कहते हैं, आप कोई मकान लेते हो और उस पर यदि लोन ले लिया आपने, तो कागजात उस लोन के ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए जाते हैं या जमीन के लिए जाते हैं? जमीन तो दादा लाई है हमारी, जमीन तो हमारी है ना, जमीन के कागज लिए जाते हैं। जब वो मकान की किस्तें ना चुकता कर पाओ तो ऊपर की ईंटें लेके जाते हैं या जमीन भी ले लेते हैं साथ में। कोई भी बैंक जो कमर्शियल एक्टिविटी करता है बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन देगा क्या? तो अमेरिका वर्ल्ड बैंक से जब सरकार, ये भारत की पार्लियामेंट जब लोन लेती है तो बिना कुछ गिरवी रखे लोन देगी क्या? आपके गांव में जितनी सड़कें बन रही हैं, पुराने खड़ोंजे तोड़ करके इंटरलॉकिंग वाली जितने ईंटें लगाई गई, जितना पत्थर बिछाया गया, जितना सीमेंट बिछाया गया, आपकी गांव की सड़कों को नीलाम करके बनाया गया है, उनको गिरवी रख के बनाया गया है। आपको मालूम ही नहीं है। आपको यह भी नहीं मालूम है कि आपके गांव के, आपके पुरखों ने जो जमीनें अपनी मर्जी से दान दी थी सामूहिक कार्य के लिए कि मेरे गांव के लिए इस्तेमाल होंगे, वो सरकारी अस्पताल की, वो सामुदायिक अस्पताल की जमीन, वो स्कूल की जमीन, वो जोड़ की, बणी की,
हमारे शामलात की, गौचरान की, मंदिर की, चौपाल की सारी जमीनें सरकार अपने नाम कर चुकी है। ये सरपंच साहब बैठे हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? सबके सब अपने नाम कर चुकी है। वो जमीनें आपके बाप दादाओं की जमीनें थी, वो अपने नाम पे कैसे कर ली उन्होंने? क्योंकि आपने ये कहा कि हम निकम्मे हैं और हमसे अपने गांव में कोई काम नहीं होता मिलकर के, इसलिए हमारा काम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आएगी और वो थर्ड पार्टी आपके लिए काम करेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। उन्होंने आप ही के नुमाइंदों के जरिए, आपके स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर वो आप ही का बच्चा है और उसने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रस्ताव पास करके उस स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री कर दी उनके नाम। ये वापस लेंगे हम। भारत के अंदर जितनी भी जमीनें भारत के लोगों की थी, जिनको इन कॉरपोरेशंस ने, सरकारों ने अपने नाम पे कर लिया है, क्या ये जमीनें वापस लेनी चाहिए? हम ये गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये जमीनों को वापस अधिकार के लिए हम लोगों को एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। और ये क्योंकि जमीन हमारी थी, इसके ऊपर सड़क बनाने का अधिकार, सड़क बनाने का लोन वर्ल्ड बैंक से आया है। तो वर्ल्ड बैंक ने वो जमीन अपने नाम पर गिरवी रखी है। तो वो जमीनें जो आपसे अधिग्रहण कर रहा जा रहा है, वो जमीनें वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखी जा रही हैं। तो आपका चालान केवल तब होगा, और चालान में जो पैसा है कहां जमा हो रहा है मालूम है आपको? मंत्रालय कहीं नहीं जमा हो रहा। नए कॉरपोरेशंस बन गए हैं, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नए खाते खुल गए हैं। भारत की ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं होता, अब सीधा सारा पैसा प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है। वो क्योंकि वो सड़कें अब प्राइवेट कंपनियों की मलकियत बन गई हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आगे पुलिस वाला चालान के लिए बैरियर लगा के खड़ा हो, अगर लगा के खड़ा हो और ना लगा के खड़ा हो, वैसे भी खड़ा हो, अपनी बाइक को सड़क से नीचे उतार लेना, ठीक है? और बाइक से उतर जाना, चालान नहीं कर सकता वो आपका। पता आपको ये बात? आपका चालान केवल और केवल सड़क पर हो और उसके ऊपर बैठे हो तब हो सकता है। तो करके दिखा चालान, नीचे उतार लो उसको, क्योंकि नीचे की जमीन भारत की है और सड़क की जमीन कंपनी की है। वो ऐसा बोल रहे हैं वहां दस्तावेजों के अंदर। पुलिस वाले भाई बैठे हैं, मलिक साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? नीचे उतार लोगे तो चालान नहीं कर सकता। अब आपको उस पुलिस वाले को ऊपर बोलेगा मोटरसाइकिल का एक पहिया ऊपर चढ़ा ले। ये हमारे साथ हो चुका है। हमने गाड़ी नीचे उतार ली, बोला नीचे क्यों उतारा? ऊपर ले। मगर ऊपर नहीं, नीचे मेरे बाप की है, नहीं ऊपर तेरे बाप की है, मुझे पता है। मुझे पता है, क्योंकि अभी मेरे पास इतने संख्या बल नहीं है कि मैं तेरे से यहां लड़ूं। तो अभी फालतू बहस नहीं करनी है, मेरी गाड़ी नीचे रहेगी। अब मैं गाड़ी से बाहर हूं, करो चालान, करके दिखाओ। पॉसिबल ही नहीं है। और हम इसके ऊपर फिर कोर्ट जाएंगे, तेरे को लपेटेंगे। तो वो फिर डर जाता है बेचारा, बेल्ट की नौकरी करने वाला डरपोक बहुत होता है। टोल के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, बंद होनी चाहिए। चलो, जो देना चाहता है, मैं कह रहा हूं जो देना चाहता है, आप कह रहे हो कि सुविधा अगर होगी तो शुल्क आपको देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसका हिसाब किताब भी बहुत जल्दी करेंगे हम। फास्टैग आपने नहीं लगाया है तो कह रहा है डबल लगेगा। फास्टैग भी उसी गाड़ी का लगाना पड़ेगा, दूसरा फास्टैग नहीं चलेगा। टोल की अवधि समाप्त हो गई है। टोल के ऊपर टोल लगा था, 5 साल में पैसे पूरे कर लेंगे, लेकिन टोल चल रहा है 15-15 साल से। सड़क बनाने में खर्चा हुआ था 600 करोड़ रुपया और उस टोल ने वहां कमा लिया 2000 करोड़ रुपया, और वो चल रहा है कंटिन्यूअसली। और हम में से किसी के पास आरटीआई डालने का समय नहीं है। देश के पास अपनी सुविधाओं को, अपने संसाधनों को बचाने का कोई समय नहीं है। ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए। इस प्रॉफिट में जिसकी जमीन थी उसका हिस्सा होना चाहिए। किसान की जमीन जो एक्वायर करी थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं जितनी हाई टेंशन वायर जा रही हैं, जितनी सड़कें जा रही हैं, जो भी ये पार्लियामेंट में बैठे गुंडे प्रस्ताव पास करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर जितनी जमीनों को एक्वायर कर रहे हैं, मैं किसानों को 2 बातें बोलता हूं सिर्फ, कि भाई अगर ज्ञान हो,
अगर समझ हो तो मेरी दो बात मान लो। पहली बात, भारत के नागरिक यदि हो तो कंपनी को बोलो मुझे भारतीय रुपया चाहिए मुआवजे में। क्या चाहिए? हमें इंग्लैंड की शाखा के आरबीआई के नोट नहीं चाहिए, क्योंकि इस नोट के ऊपर लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह नोट नकली है, खड़े होकर बोल रहे हैं हम, इसीलिए नोट बंद कर रहे हैं ये। और अगर इसका सबूत आपको जानना है, इस देश में जहां जहां लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, एक काम कर दो बस, खाली अपने गांव के, अपने आसपास के, या जहां आपका खाता है उस बैंक में जाकर एक 100 रुपए का नोट जमा करके आरबीआई के गवर्नर के नाम उस बैंक मैनेजर के सिग्नेचर करके रिसीविंग ले लो और उस कागज पे लिख दो कि मैं गवर्नर के वादे के अनुसार इस 100 रुपए के नोट के बदले अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। लिखा है ना, मैं धारक को 10 चाय देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 10 किलो आम देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वचन दिया हुआ है ना। 100 रुपए मांगने का अधिकार तो हमको होगा ना। अरे एक बार मांग तो लो। वो बोलेगा 100 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के दे दे, सिक्का लीगल टेंडर है। 1-1 रुपए के नोट दे दें, नोट लीगल टेंडर है। 10-10 रुपए के 10 नोट दे दें, लीगल टेंडर है। हमको लीगल टेंडर नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? जिस चीज का वो टेंडर है, जिस चीज को वो लीगली रिप्रेजेंट करता है, मुझे वो चीज चाहिए। मांग नहीं सकते क्या? नेताजी ने मांगा था, इसीलिए युद्ध अपराधी बनाया था। नेताजी ने अपने रुपए को सोने के बराबर खड़ा किया था, इसीलिए पूरे देश में सोना मांगते हुए गए थे। आजाद हिंद नेशनल बैंक की स्थापना की तो उन्होंने कहा था ये कागज के नोट तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। जिस जिस घर में नोटों के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजा है, वो बच्चा वापस नहीं आया है। ध्यान दीजिए, जिस भी आदमी ने इन नोटों के लिए काम करना चालू किया है, सबका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, सबके घरों में डिप्रेशन और तलाक घुस चुका है, सबके घर बर्बाद हो चुके हैं, सबके, जिसने भी इस रुपए के कागज के बदले काम करना चालू किया, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सारी कमाई जीरो चीज के लिए खर्च करते रहेंगे, कुएं में डालते रहोगे, तो बर्बाद तो हो गई होगे, और पूरा गांव मिलकर के ये काम कर रहा है। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि ये कारोबार इनका बंद होना चाहिए। टोल टैक्स पर आपसे सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए नहीं लिए जाते हैं। समझिए, जिस दिन आप 100 रुपए जमा करते हो, 100 रुपए आम चीज नहीं है। हमारा सुनार बैठा यहां, कहां है? 1 रुपया कितने का है? 13 प्लस का 10,000 प्लस। 1 रुपया 10,000 प्लस का। देखो कितने कमाल की बात है। भारत का 1 रुपया और बैंकों के 10,000 रुपए के नोट बराबर हैं। जब आप जमा करते हो अपनी कमाई और बैंक से निकालते हो छपे हुए, आपके साथ लूट क्या हो रही है कि जब आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हो तो बैंक 10 लाख रुपए छाप लेके और उद्योगपति को दे देता है। यानी आप हर ट्रांजैक्शन में 10,000 गुना गरीब हो रहे हो, हर ट्रांजैक्शन में। तो जब आप किसी टोल टैक्स पर 100 रुपए देते हो, अपने फास्टैग से कटवाते हो, उसी टाइम वो उद्योगपति को 10 लाख रुपए छाप कर दे देता है। सोचो कितने हजारों करोड़ रुपया दिन का इकट्ठा होता है, तो कितने लाख करोड़ रुपए वो उद्योगपतियों को छाप छाप के दे रहे हैं। तो कल को आपकी जमीन का रेट वो 5 करोड़ कर दें या 10 करोड़ कर दें, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वो तो छाप के लेके आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उस रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और वो वैल्यू वेनेजुएला की तरह इस देश में भी होने वाली है, जब 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलेगा। लेकिन चलो, हम पहले इसलिए बोल रहे हैं कि भैया जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताना जरूरी है। आप मानो ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। जिस दिन समझ आएगा उस दिन तो आप ये लड़ाई लड़ लेना, उस दिन तो अपने रुपए का कोई मान रख लेना, उस दिन तो उसका कोई मानक फिक्स कर लेना। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक निर्णय दिया था, और इस देश के लोगों को उस निर्णय की अनुपालना करने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। वो निर्णय यह था कि कहीं भी खदान में जो भी निकलता है,
चाहे कोयला है, पत्थर है, लोहा है, लिथियम है, बॉक्साइट है, या कोई और धातु, कॉपर है, या कुछ भी है, वो देश की जनता का है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देश की जनता का मतलब है वहां से जो प्रॉफिट है वो देश की जनता का होना चाहिए, या टेंडर देश की जनता का होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए भैया, प्रॉफिट। क्योंकि देश की ट्रेजरी में पैसा बहुत थोड़ा जमा हो रहा है। यानी अगर 1,000 रुपया उनको कमाना होता है तो वो मात्र 10 पैसे या 20 पैसे जमा कर रहे हैं ट्रेजरी में। लाखों गुना की लूट हर माइनिंग के साथ हो रही है। आपके आसपास भी कोई पहाड़ होगा जरूर, है ना? यहां कल्याणा के आसपास भी था ना पहाड़, जोजू में भी है। सारे गांव की अर्थव्यवस्था और आसपास के गांव की अर्थव्यवस्था वहां से चलती होती थी, जहां से भी चलती थी। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो गांव बसाने का जो डिजाइन बनाया था वो ऐसा बनाया था कि वहां जीवन यापन के लिए कोई ना कोई स्किल के लिए कुछ उपलब्ध हो, नहीं तो खेती करने के लिए हो, या कोई भी माइनिंग से हो, या कोई खनिज पदार्थ निकलते हो, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संपदा हमारे पास हो जिसके दम पर हम जीवित रह सकें। लेकिन वो सब की सब हमने कंपनियों को दे दी। तो जो सरकार में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे गुंडे हैं, उनकी मनमानी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? वो जो पैसा है वो देश की जनता का है कि कंपनियों का है? कभी पुलिस वालों से वास्ता पड़ा है थाने में एफआईआर लिखवाने का? हाथ खड़ा करिएगा किसी का पड़ा हो तो। आसानी से लिख देते हैं कि टेढ़ा काम है? टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा। अब आप बताइए, जो उनका काम है कि अंदर घुसते ही आपकी शिकायत को दर्ज करने का, और उस पर भी यदि आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उनकी ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए? आरटीआई के जवाब में वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो रुकनी चाहिए? बैंकों के लिए जो कब्जा दिलवाने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं वो रुकना चाहिए? किसी को भी हिरासत में डालने का जो अब नया फरमान जारी कर दिया है बीएनएस में, पहले होता था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहले भेजा जाता था। अब आपको शायद नहीं पता है, बीएनएस में इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है, यदि जिसने उसको गिरफ्तार किया है वो डिनाई कर दे बेल को, तो 90 दिन तक वैसे ही अंदर से बाहर ना आने दे। ठीक कह रहा हूं ना जी? बिना ही चाहे वो फिर बाद में बेकसूर साबित हो जाए, 90 दिन तक पुलिस वालों की गुंडागर्दी चलेगी। यानी उसकी मर्जी है कि कौन बाहर आएगा कौन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना मकान बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या पता कभी 50 साल बाद बाढ़ आ जाए, इसीलिए थोड़ी हाइट पर बना लेते हैं। क्या पता कभी 20 साल बाद गली ऊंची हो जाए, इसलिए थोड़ा भरत करके बना लेते हैं। ऐसा ही बनाते हो ना? तो फिर आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता कभी कोई गुंडा पुलिस की वर्दी में बैठ जाए उस कुर्सी पर। क्या पता कोई दुश्मन जिसमें इतनी अक्ल ना हो कि देश कानून से चलना चाहिए वो बैठ जाए। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। चालान काटना है, हिरासत में लेना है, डराना धमकाना है, उल्टा लटका के पीट देना है, सीआईए में ले जा करके कूट देना है, ये काम पुलिस वाले कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इस पे लगाम लगना चाहिए, लगना चाहिए। गांव के लोग बता दें कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हर किसान के साथ एक ठगी की जा रही है, उसके मर्जी के बिना उसके खेत में उगाई जा रही फसल का बीमा और उस बीमा की राशि 3 जगह से ली जा रही है। किसान के खाते से, राज्य सरकार के खाते से और केंद्र सरकार के खाते से। 3 गुना की लूट। और यह लूट इतनी है कि अगर 70,000 करोड़ रुपए का बीमा पेंडिंग है तो कंपनी ने 20 लाख करोड़ रुपया कमा लिया है। मतलब बीमे के क्लेम किसानों के पेंडिंग है, लेकिन बीमे की जो प्रीमियम है वो पहले ही लेके जा चुकी है। ये बीमा हमारे पास एक ऐसी स्कीम है कि गांव में किसी भी घर में कोई भी मौत हो जाए, किसी किसान की फसल खराब हो जाए, तो बीमा लोकल लेवल पर इतना बड़ा हो सकता है कि एक व्यक्ति भी भूखा नहीं मरेगा और किसी बीमा कंपनी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बैठकर चर्चा नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या किसी की मैयत पर 13वीं के दिन हम लोग अपनी तरफ से मरने वाले व्यक्ति को 1000 रुपया दे सकते हैं? गांव में कोई होगा जो नहीं दे सकता है? अगर हम जोजू कला की बात करें, जोजू कला में कितने घर हैं जी? लगभग 3000 हैं, ज्यादा है, हम 3000 ले लेते हैं। अगर गांव में कोई व्यक्ति कमाने वाला गुजर जाए और पूरा गांव एक सिरे से इकट्ठा हो और उसकी 13वीं पर हर आदमी सहयोग के रूप में 1000 रुपया दे दे हर परिवार, तो कितने लाख रुपया हो गया? 30 लाख रुपए का बीमा बिना कहीं पर प्रीमियम दिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये गांव का बीमा करने का स्टाइल है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। हमको ये बताया जाता है कोई सहयोग नहीं होता, इकट्ठे नहीं होते। वो इकट्ठा करने के लिए ही हम लोग यहां पर आए हैं, ताकि आपको बता सकें कि भैया बीज कंपनियों की दादागिरी, अपनी मर्जी के बीज देना, रसायन कंपनियों की दादागिरी, डीएपी की, यूरिया की, उसकी उपलब्धता, उसकी अनिवार्यता के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। दादागिरी है कि नहीं है? रुकनी चाहिए। एमएसपी के ऊपर उद्योगपतियों की और सरकारों की मनमानी रुकनी चाहिए। स्कूल की फीस, उसके नतीजे, उसकी वर्दी, यूनिफॉर्म, सिलेबस, मनमर्जी के उनके ऊपर जुर्माने, ये प्राइवेट स्कूलों की लूट रुकनी चाहिए। अरे बताओ तो सही, रुकनी चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है हम लोग आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ ये कहती है अल्ट्रासाउंड तब नहीं करेंगे जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, क्योंकि वो पहले झटके में हमको बोलती है तुम हत्यारे हो। पहले झटके में बोलती है। वो कहते हैं हम कैसे हत्यारे? बोले नहीं, तुम अगर लड़की मिली तो तुम मरवा दोगे। ऐसा ही कह करके बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या करवा दोगे, इसलिए तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि उनको हमारी लड़कियों की बहुत ज्यादा चिंता है। वो हमारी लड़कियों को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। उनको डोपामिन की डोज दे करके, उनको मोबाइल दे करके, उनके खाने के अंदर जहर मिला करके। आपके गांव की दुकान पर जाकर एक बार पैकेट वाली आइटम के पीछे देख लेना उसमें क्या क्या आइटम है, और एक बार साइड इफेक्ट चेक कर लेना, एक भी आइटम आपके बच्चों के खाने के लिए सही नहीं है। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर अपने बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने की मनमानी कर रही है कि नहीं कर रही है? वहां मर्जी किसकी? मालिक की चलनी चाहिए क्या? मां बाप की चलनी चाहिए क्या? आंगनबाड़ी की? मां बाप की। और अगर कुदरती प्रसव हो जाए तो एफआईआर हो रही है दाई के ऊपर। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को लगने वाली वैक्सीन के ऊपर मनमानी हो रही है। स्कूलों के अंदर, अस्पतालों में इलाज करवाने चले जाओ, स्कूल में दाखला करवाने चले जाओ, कोई और काम करो, आधार आईडी देनी पड़ेगी, अपार आईडी बनवानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं है क्या? जबरदस्ती नहीं है। वो जबरदस्ती किस नाम पर थोप रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम ये फायदा लेने वाले हो दूसरे लोगों से, तुम फिर से लेने वाले हो। एक बार चेक करके देखो, पूरा गांव नौकरी 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 के चक्कर में पड़ गया है। नौकरी की उपलब्धता, जितने बच्चे फार्म भरे हैं चेक करके देखोगे, पास का परसेंटेज 0.1% से ऊपर नहीं है। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं 99.9% से ज्यादा, उन बच्चों के लिए किसी भी व्यक्ति के पास पूरे सिस्टम के अंदर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पार्लियामेंट का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जिसे एमएलए बोलते हैं, जिला पार्षद, कोई काउंसलर, कोई सरपंच, कोई मेंबर, किसी के पास स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल या उसके मालिक कोई है स्कीम उस बच्चे के लिए जो फेल हो रहा है? बताइए ना। यानी कि जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे, जो कि 99.9% है, उन बच्चों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है इस समाज की। अगर ये नहीं सोचा गया तो वो बारूद बन रहे हैं,
वो हमारे घरों में बैठे बैठे नशे के व्यापारी बन जाएंगे। वो सारे घरों को बेच देंगे, सारे घरों को बर्बाद कर देंगे। अभी दुबलदन से आए थे हम, 85% युवा नशे की गर्त में जा चुका है। और इस देश में भी, इस गांव में जोजू कला में जब हम घूमे थे, हमारी टीम ने बताया था कि दारू से लेकर के कोई ऐसा सूखा नशा अवेलेबल ऐसा नहीं है जो इस गांव में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है क्या जी सरपंच साहब? क्यों जी दादा? मिलता है ना, सारा मिलता है, हर गांव में मिल रहा है। 7 लाख के 7 लाख गांव में नशे की उपलब्धता कौन करवा रही है? पुलिस, प्रशासन। और यदि गांव में नशा करने वाले एक आम नागरिक को मालूम है नशा कहां से सप्लाई हो रहा है, तो क्या सिस्टम को नहीं पता है? अगर सिस्टम को नहीं पता है तो ऐसा सिस्टम हमारे ऊपर राज करने के लिए सही नहीं है। रिजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जरा। ऐसा सिस्टम रिजेक्ट करना पड़ेगा जिसको मालूम ही नहीं चलता है कि भाई कहां से नशा हो रहा है, और आम नागरिक को मालूम है। और यदि उसे पता है तो इसका मतलब जानबूझकर हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? और यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यह बोलना पड़ेगा कि इस सिस्टम के अंदर बैठे लोग ये चाहते हैं कि आपकी पूरी पीढ़ी नशेड़ी हो जाए। और यह बात आपको बोलनी पड़ेगी बड़े बड़े मंचों से, खुद बोलनी पड़ेगी, अपनी अपनी आईडी से लिखनी पड़ेगी आपको। इनकी विश्वसनीयता भगानी पड़ेगी कि अगर नेता को नहीं पता है ये सब चीजें, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी भी पार्टी के विरोधी हो, आपके नेता को अगर ये बातें नहीं पता है तो ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। और यदि उसे पता है तो उसको जानबूझकर आपको बर्बाद कर रहा है। कुछ भी खराब हो रहा है, सलूशन पूछो अपने नेता से। यदि उसके पास समाधान नहीं है तो निकल बाहर, और समाधान है और तुमने नहीं किया तो मतलब तुम आज तक की जवाबदेही दो। इतनी ताकत तुमने कैसे एक्सेस की? ये क्लैरिटी के साथ, ये दिमाग के अंदर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए हमको, तब जाकर के बात बनेगी। पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, एडीसी हो, डीसी हो, उस कुर्सी पर बैठने के बाद दादागिरी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं क्या? आम नागरिक से मिलने का समय है उनके पास? आम नागरिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास है हुनर, ताकत है? जब इतने मजबूर लोग वहां पर बैठे हुए तो ऐसे लोगों को निरस्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उनको निरस्त करके हमको यह बताना पड़ेगा कि मैं इस गांव में अगर रहना चाहता हूं, जोजू कला में, मैं अगर इस गांव के अंदर कोई काम करना चाहता हूं तो मेरा गांव बैठ करके तय कर सकता है। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं कि हमें मालूम नहीं हमारे लिए क्या सही है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट मिले थे अपने साथियों को। दादरी का रामनगर की कहानी है। दादरी जो है पंचायत भी है, वहां पंचायत समिति भी है। कमाल की बात यह है कि लगभग 10.5 लाख रुपए उस गली को बनाने के लिए खर्च हुए। कितने? तो खाते से कितना पैसा निकलना चाहिए? तो भैया बिल बने, उन बिलों की फोटोकॉपी निकली, वो 10.5 लाख रुपया पंचायत के खाते से भी निकाल लिए और पंचायत समिति के खाते से भी निकाल लिए। दो बार 10.5 और सेंटर से भी निकल जाएंगे और डीसी भी निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा आपको मालूम पड़ता है क्या? ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस आपके पास है। वो किसान को ऑनलाइन सीधा खाते में भेजने की बात करते हैं। अपने चाचा को, अपने फूफा को, अपने बुआ को उन्होंने किसान नहीं बना रखा होगा, इस बात की गारंटी है? इसका सबूत बताता हूं। छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम के बाप के खाते में किसान की सम्मान निधि गई है और उसके नाम पर जमीन भी नहीं होगी, क्या पता। और वो गरीबों को देने की बात कर रहे हैं ना, हर किसान को नहीं दे रहे। वो कहते हैं हर डॉक्यूमेंट जो किसान बना रहा है, जो भी कागज ऑनलाइन दे रहा है, आधार कार्ड दे रहा है, किसान आईडी, फार्मर आईडी बना रहा है, अपने बच्चे का पोर्टल पे कुछ भी दे रहा है, समझो अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में दे रहा है। इसलिए डीएपी के लिए,
अपनी खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, अपनी फसल बेचने के लिए यदि इस लालच में वो सरकार के आगे, इन अधिकारियों के आगे सरेंडर कर रहा है, कंपनियों के आगे, तो ये समझ लेना आने वाले टाइम में नई व्यवस्था आ रही है जो वर्ल्ड वॉर के बाद आपको, आपकी गर्दन को फिर से पकड़ने वाली है। और वो आपके बच्चों को बताया करेगी आने वाले टाइम में कि तुम्हारे बाप दादा इतने निकम्मे हुआ करते थे कि 2026 में हम उनको 5 किलो अनाज दिया करते थे। इस गांव की बात करूं ना मैं जब इस गांव की बात कर रहा हूं जोजू कला की, तो मैं अपने गांव फफड़ाना की भी बात साथ में कर रहा हूं। 70% लोग गरीब नहीं है गांव में। गांव में गरीब होगा कोई 5 से 10% लोग, इतना ही होगा जी। लेकिन 70% लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो आपके पोता पोतियों को 60 साल बाद बताया जाएगा कि 2026 में तुम्हारा दादा इतना निकम्मा था कि उसके पास अनाज भी नहीं था खाना खाने के लिए। 5 किलो अनाज हम दिया करते थे प्रति व्यक्ति। वो इतना निकम्मा था कि अपनी बेटी के पैदा होने पर पैसे लिया करता था। वो इतना निकम्मा था, बेटी की शादी में पैसे लिया करता था। घर में कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको पालने की भी उसकी औकात नहीं थी, वो विधवा पेंशन हमसे लिया करता था। घर में कोई बुजुर्ग हो जाए तो बुजुर्गों को रोटी खिलाने का भी उसके पास पैसा नहीं होता था, हमसे बुढ़ापा पेंशन लिया करता था। वो आदमी इतना निकम्मा था जो अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाया करता था, यहां तक कि अपने बच्चे को दोपहर का भोजन भी नहीं खिला सकता था क्योंकि मिड डे मील हम खिलाया करते थे। बताएगा नहीं क्या वो? इतिहास लिखा जा रहा है, खाते में लिखा जा रहा है। ये खाता चल रहा है आपका सबका, और गांव का पूरे भारत को बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि इस देश के लोग भिखारी हैं, हाथ फैला करके बैठे रहते हैं, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। उनको सिलेंडर भी फ्री में चाहिए, उनको चूल्हा भी फ्री में चाहिए, उनको अपने माँ बाप और अपने बच्चों को पालने के लिए भी पैसा हमसे चाहिए और रोटी खाने के लिए भी अनाज चाहिए। ऐसा बदनाम किया जा रहा है आप लोगों को, और आप लोग इस बदनामी को सहन कर रहे हैं। लात नहीं मारते हैं उसके बैग को, उसके कागज को, उसके झोले को, उसके अनाज को, उसके रुपए को, और ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा गांव सक्षम है, हम लोग अपनी पैदा कर लेंगे, अपनी खा लेंगे, अपने भाईचारे से रह लेंगे। हम इतनी भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कितने सोए हुए हैं हम। ये बहुत विचारणीय विषय है, सोचने का विषय है। यदि इसके ऊपर सोच देखा जाए, हमारी गैरत को मारा जा रहा है, हमारे सम्मान को खाया जा रहा है, हमको भिखारी बनाया जा रहा है। अन्नदाता हुआ करता था किसान, उसको अन्न भिखारी बनाया जा रहा है। अनाज दे करके 500 रुपया दे करके, 6000 रुपया दे करके उसको भिखारी बना करके उसकी लाइन में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उसकी गैरत मरे हुआ आदमी कभी लड़ नहीं पाएगा, सीना ठोक कर कभी अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएगा। इसलिए उस गैरत को जिंदा करने का समय है। बैंकिंग की इतनी फ्रॉड हो रही है, प्रॉपर्टियों पे लोन पे लोन, लोन पे लोन। लाल डोरा तोड़कर आपके घरों की रजिस्ट्री करी। आपकी ये जो धर्मशाला बनी हुई है, ये अग्रवाल धर्मशाला है, बनिया धर्मशाला। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिसने भाई ने भी ये धर्मशाला बनाई होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इस गांव में नहीं रहता होगा। या रहता है? नहीं रहता है। वो व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। उसने बाप दादाओं की याद में, अपने माता पिता की याद में ये जगह पर, ये गांव को समर्पित की, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मकान भी होगा। उसने अपना मकान क्लेम भी नहीं किया होगा, और गांव वालों को यह भी नहीं पता है कि जब गांव वालों ने भी उसका मकान क्लेम नहीं किया तो लाल डोरा तोड़ते वक्त उसकी जमीन को भी सरकार ने अपने नाम पे कर लिया है। ये गांव की जमीन वापस छुड़वानी पड़ेगी, बताइए ना। ये लाल डोरा वापस स्थापित करना पड़ेगा कि यहां किसी भी कंपनी और किसी भी सरकार की एंट्री बैन, यहां कोई कागज नहीं बनेगा। जिस चीज का कागज बन गया समझो बेच दी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, समझो बेच दिया। आपने कोई भी कागज बना दिया, समझो बेच दिया। और नहीं बिका तो बिकेगा आने वाले टाइम में, उसकी वो लगेगी, बोली लगेगी। इसलिए लाल डोरा दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। आप बताइए जरा, बैंक तय करते हैं ना आपकी प्रॉपर्टी की कीमत, आपको अपनी मेहनत की कीमत तय करने की आजादी नहीं है। बैंक तय कर रहे हैं कि आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, क्योंकि बैंकों से जरिए ही कंपनियां चलती है और कंपनियों के जरिए ही आगे की व्यवस्था चल रही है। और वही सरकार में बैठे लोग ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन ना, हमको इन बातों पर सोचने का समय नहीं है।
जब मर्जी हमारी गाड़ियां जब्त की जा रही है, मनमर्जी के इंटरेस्ट के रेट लगाए जा रहे हैं, लोन देते समय जबरदस्ती बीमा कर डालते हैं, हमारी मर्जी की कीमत भी नहीं है। 2 करोड़ के मकान की कीमत वो कहते हैं नहीं भैया 60 लाख लगेगी और उस पर भी तुमको 40 लाख ही लोन मिलेगा, और रेट इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के आप चुकता नहीं कर पाओगे तो आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को नीलाम हम अपने आप करेंगे, तुम आगे आकर के खड़े हो जाओगे तो हम ऑनलाइन नीलाम कर देंगे। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इसलिए भी बैन होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट का सर्वर भारत के पास नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? हमारा जितना डेटा जा रहा है, हमारे बच्चों के कागज, जमीन के कागज जो तहसीलदार के पास जमा हो रहे हैं, जो है जेडीसी के पास जमा हो रहे हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज इंग्लैंड और अमेरिका के अंडर में यहूदियों के तरज उनके कहने से बन रहा है। आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, डीसी के पास कोई एक्सेस नहीं, तहसीलदार के पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई सरपंच कोई तय नहीं करेगा। गांव का आदमी अगर आपने सारे कागज ऑनलाइन कर दिए तो जो वो तय करेंगे वही फाइनल होगा। आज के टाइम पर आपका अगर नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए तो बोलेगा फार्मर आईडी नहीं बनेगी, क्योंकि यूनिक आईडी बन रही है। उस यूनिक आईडी के अंडर में आपको लपेटा जा रहा है। वकीलों की अपनी अलग ही टाइप की मनमानी चल रही है। वो कहते हैं ये तो केस चलेगा ही नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कहते हैं जज की मर्जी है, अपनी मर्जी से चलेगा, मुंह मांगी फीस, कोई लिमिट नहीं है, जानकारी किसी को है नहीं। रुपए वाले मुद्दे पर चले जाए तो हमको बोलते हैं बलारा जी ड्राफ्ट बना के दे दोगे क्या? सिसोदिया जी ड्राफ्ट दे दोगे क्या? इसका क्या ड्राफ्ट बनेगा? डॉक्टरों की ऐसी मनमानी चल रही है, चले जाओ बीमारी में, इतने टेस्ट लिख देंगे कि भैया करवाते करवाते थक जाओगे। हर टेस्ट के अंदर कमीशन, हर दवाई के अंदर कमीशन। दवाई लगनी है एक, बीमारी समझ में आ गई है, हम पूछते हैं डॉक्टर से 4 क्यों दी? वो बोला भैया उस एमआर का भी तो ख्याल करना है। ऑपरेशन की फीस मनमर्जी की, दूसरी फीस मनमर्जी की। आदमी मर जाता है, डेड बॉडी देने पे भी, डेड बॉडी को भी 2 दिन तक लटका के रखते हैं आईसीयू के अंदर, बाद में पैसा देते हैं सब कुछ लुट जाने के बाद। जुडिशरी में जजों की मनमर्जी चल रही है कि नहीं चल रही है? नायब कोर्ट के साथ किस किस का वास्ता पड़ा है? किस किस का वास्ता पड़ा कोर्ट में? पड़ा है? कभी पैसा दिया है वहां पर तारीख बढ़ाने का? हाथ खड़ा करो जिसने दिया आज तक। हर बार देते हो ना तारीख आगे पीछे करने का। अब उस जज को, उस हरामी को यह नहीं मालूम है कि तेरे यहां कुर्सी के बराबर में बैठा रीडर 200 रुपया लेकर के तारीख दे रहा है। ऐसा जज आपके साथ न्याय करेगा क्या? करेगा क्या बताओ आप? इस जुडिशरी सिस्टम के अंडर में आप आकर के अपने बच्चों को उनके हवाले करने जा रहे हो। अपना न्याय का सिस्टम हम नहीं बना पा रहे हैं, कैसे चलेगा? सबकी मिली भगत चल रही है, चाहे पुलिस है, प्रशासन है, बैंक वाले हैं, सबका। नेता की अलग हफ्ता वसूली है। एक बार एमएलए बन जाओ तो भैया मार्केट वालों से भी हफ्ता मिलेगा, दुकान वालों से भी हफ्ता मिलेगा, रेडी पटरी वालों से भी हफ्ता मिलेगा, माइनिंग चल रही है पत्थर की वहां भी हफ्ता मिलेगा, सोने की माइनिंग चल रही है वहां भी हफ्ता मिलेगा, हर टोल टैक्स के अंदर हिस्सेदारी हो जाएगी, हर कंपनी चलाने का पैसा देगी। ये नेता की अपनी दादागिरी चल रही है। पुलिस वालों के साथ अलग से सेटिंग नेता की अलग चल रही है, और वोट के टाइम पर पैसा दे करके और ईवीएम में सेटिंग करके सब गड़बड़ हो रही है। मौसम विभाग की अलग ही मनमानी चल रही है। वो कह रहा है भैया बारिश से बच के रहना, बारिश आने वाली है। वो पहले ही बता रहा है, आपका फोन आपका वो कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहे हैं अब अपनी मर्जी से बारिश कर सकते हैं। वो अपने आप आसमान के अंदर केमिकल छिड़कते हैं। वो केमिकल जब हमारी फसलों के ऊपर गिरते हैं, हमारी फसल रातों रात गर्म। कल ठीक थी, रात को बारिश हुई, अब आपकी बारिश हो गई है ना। आप जितनी सरसों यहां लगा रखी है ना, यहां पे आपने, है ना, जितनी भी सरसों, आप 1 हफ्ते के बाद बताना आपकी सरसों की हालत क्या रह जाएगी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। आसमान में बारिश से पहले जब मौसम बन रहा होता है तो वो एक सफेद सी लाइन आती है, जहाज के पीछे केमिकल डाल करके छिड़का जाता है। जिस जगह पर जो फसल हो रही है, अभी यहां हमारे हिमाचल के साथी हैं, मांटा साहब बैठे हुए हैं, यहां संजीव भाई हैं, रोडू के इलाके से हैं, सेब का वहां बिजनेस है, सेब का किसान रहता है। आज के टाइम पर जब बर्फ की जरूरत थी वहां पर, वहां गर्म मौसम था, हिमाचल गर्म था, हमारा हरियाणा ठंडा चल रहा था। हम लोग जब आए वहां से, अभी आशीष गया पिछले हफ्ते, वहां गर्मी इतनी ज्यादा है और यहां पर ठंड हो रही है। जहां ठंड चाहिए वहां गर्मी हो रही है, जहां बारिश नहीं चाहिए वहां ज्यादा पड़ रही है।
जहां चाहिए वहां नहीं हो रही है। ये मौसम विभाग अपने आप से डैम बना करके, पानी रोक करके क्लाइमेट चेंज का प्रोपेगेंडा चला रहा है। अगर वहां पार्लियामेंट में बैठे लोगों को यह नहीं पता है कि भैया ये एक एक आदमी एक एक कार लेके चल रहा है, ये जो अगर इनकी गाड़ियां अगर पोल्यूशन फैला रही हैं तो 10 लोग 50 लोग जो 50 कारों में निकलते हैं, इन 50 लोगों के लिए एक बस का अरेंजमेंट तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अगर अच्छी बसें हो, हमारी सामुदायिक बसें हो, समाज की बस हो और टाइम पर चलती हो, टाइम पर पहुंचती हो, कोई आदमी गाड़ी नहीं निकालेगा। यह सिस्टम को भी पता है। जानबूझकर वो उस रेलवे के अंदर, उस बसों के सिस्टम के अंदर जानबूझकर नियमितता नहीं लाते हैं ताकि उस विभाग को भी बेचा जा सके, ताकि उसको भी कॉरपोरेशन को दिया जा सके, आगे कंट्रोल किया जा सके और आप लोगों को अपनी ऊर्जा उन चीजों को खरीदने में लगाई जाए। गाड़ी कहेंगे 10 साल में तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो वेस्ट हो जाएगी। एक यूनिक सिस्टम आ रहा है, आपको नहीं पता है। ये जो आप अपने मोबाइल में स्कैन करते हो ना पेमेंट करने के लिए, बटन दबा करके कैमरा खुल जाता है और फिर पेमेंट में यो यूपीआई आता है, ये बारकोड का सिस्टम, ये आपकी हर चीज के साथ आ रहा है। सड़क के ऊपर लग रहे परियोजना के अंदर बारकोड आना लग गया है कि बारकोड स्कैन करो, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आने वाले टाइम में आपकी सारी जानकारियां बारकोड में आ जाएंगी। रेल में एंटर करना है, टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में ऐसे खोलो, बारकोड स्कैन करो, स्कैन करते ही वहां पे आ जाएगा लाल रंग। क्या बात भाई? वो बोलेगा कल जोजू कला में तुम लोग इकट्ठे हो रखे थे इसलिए तुम्हारा एंट्री बैन है। कल तुमने सरकार के खिलाफ एक बात बोली थी इसलिए तुम्हारी रेल में एंट्री बैन, अब तुम एंटर नहीं कर पाओगे, तुम साइड में हो जाओ, पुलिस वाला अपने आप पकड़ के साइड में करेगा। कम्युनिटी टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बसें सब प्राइवेट होने वाली हैं जो वहां से चलती हैं, ड्राइवर वाली जगह से बटन दबता है खिड़की खुलने बंद करने का, अब आप यहां बंद नहीं कर सकते हो। अब वहां पर बारकोड होगा, ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होएगी। नई गाड़ियां किसके पास है? 2025 के बाद की गाड़ियां, 24 के बाद की, सब ऑटो किल स्विच है ना सबके अंदर। ऑटो किल स्विच का मतलब यह है कि कंपनी में बैठा, पुलिस में बैठा, आरटीओ में बैठा आदमी वहां से बटन दबाएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होएगी। गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, रेल में आपको चढ़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तुम लोग अपनी व्यवस्था में आ गए थे, तुम सच्ची बात बोल रहे थे, तुम गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुमको ये सब करना पड़ेगा। इसलिए इस ऑनलाइन के गेम से पीछे छुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एयरपोर्ट के ऊपर जो चल रहा है, समझो वही चीज हर जगह लगाने की तैयारी चल रही है। जो चाइना में हो रहा है वो पूरी दुनिया में करने की तैयारी चल रही है। सबसे बेस्ट जो टेस्ट ट्यूब है वो एयरपोर्ट है, और हम में से बहुत से कम लोगों को एयरपोर्ट पे जाने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वहां आपके चेहरे से आपने एंटर किया, एंटर करते ही पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कितनी बार ट्रैवल किया है, कहां से हो, कि पिछली बार कब आए थे, कहीं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं की थी, कितनी एफआईआर इसके नाम पर है, कितना ट्रैवल करता है, खाते में कितना पैसा है, अनाज कितना लेता है, जमीन कितनी है, घर में कितने लोग हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने भिखारी हैं, सबकी डाटा उनके पास है। सिर्फ आपका फोटो कैमरे में आना चाहिए। इसीलिए हर पंचायत को सीसीटीवी कैमरा लगाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। हर सड़क के हर कोने के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी चल रही है। हर चीज को ऑनलाइन आपके आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। आने वाले टाइम में आपका चेहरे का स्कैन ही आपकी सारी जानकारी दे देगा, आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो डेटा इसीलिए आपको हर 5 साल में 10 साल में अपडेट करने की बात बोल रहे हैं। अभी फेस स्कैन होता, पहले अंगूठा लगता था। वेलफेयर के लिए जितना फंड एलोकेट हो रहा है सबका सब फर्जीवाड़े में जा रहा है। आपको ऐसी स्कीमें दे रही है पार्लियामेंट जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं है कि भाई कावड़िए आ रहे थे उनके ऊपर फूल बरसा दिए, 20 करोड़ के बरसाए कि 200 करोड़ के, साबित कैसे करोगे बताओ? हैं? गौशाला के लिए इतना चारा खरीद के दिया, 500 करोड़ खा सकते हैं कि 1000 करोड़ खा सकते हैं? गिन के बताओ। चारा तो खा गई गायें, तो इतनी गायें का पैसा गया,
नहीं बता सकते? दिवाली के ऊपर इतने लाख दिए, इतने करोड़ रुपए में हुए, बता दोगे कभी सच्ची में हुए कि नहीं हुए, जले कि नहीं जले? क्यों जी? आपको हर साल स्वच्छ भारत के नाम पर आपको दिए जा रहे हैं प्लास्टिक के कैबिन, प्लास्टिक के डब्बे, हर साल टूट रहे हैं कागजों के अंदर, हर साल नए आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको तो एक बार लगा के 4 साल से वहीं पड़े हैं, आपको नहीं मालूम है हर साल लग रहे हैं। जो ये कुर्सियां आपको मिली हुई हैं ऊपर से आई है, जो आपके गांव में जगह जगह खड़ी करी है, हर साल पैसा खाया जा रहा है इनके नाम पे। जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां चल रही हैं 20 और पैसा लिया जा रहा है 200 गाड़ियों का, स्वच्छ भारत वाली गाड़ियों का, और सारी किराए पे दिखाई जा रही है। माइनिंग के अंदर जितना घपला हो रहा है, आपके बिजली के बिलों में जितना घपला हो रहा है, बिजली के स्मार्ट मीटरों में जितना घपला हो रहा है, हर बच्चे को मिड डे मील के नाम पर कितना घपला हो रहा है, जितनी भी ऑनलाइन योजनाओं में हर जगह कितना घपला हो रहा है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ ऑनलाइन उनको दे दिया। अब आपके पास कोई कंप्यूटर, कोई इंटरनेट नहीं है जो उसकी सही जानकारी आपको दे सके। और आरटीआई डालकर पूछोगे तो वो जवाब नहीं देंगे। बताओ कैसे पता करोगे कि आपके बाप दादाओं का, आपका लगाया हुआ पैसा कहां जा रहा है? पता लगेगा? कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी सुनवाई हो रही है? कोई अफसर है जिसके पास समय है आपके लिए? तो किस लिए बिठाए भाई? पता ही नहीं है। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे हैं, वकील न्याय के लिए बात नहीं कर रहा है, जज भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहा है, सब के सब सिर्फ लूटने पर लगे हुए हैं। नेता नेतृत्व नहीं कर रहा है। हर भर्ती का सिचुएशन क्या है? ठेके पर लगा दो, ठेके पर लगा दो, ठेके पर लगा दो। अरे भाई, अगर इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो हिसाब लगा करके यह पता लगाया जा सकता है कि इस गांव की, अगर हम झज्जू की बात करें, पता लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं। यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में कितने बच्चे किस उम्र में कितने बड़े कब हो जाएंगे, कब किसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। गांव मिलकर तय कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन कोई सिस्टम नहीं है बात करने का। तो फिर अगर सबको चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या है? जब हमेशा गांव रहेगा, हमेशा लोग रहेंगे, हमेशा बच्चे पढ़ेंगे, हमेशा ही रहेगा, तो पक्के कर्मचारी लगने चाहिए कि कच्चे लगने चाहिए? वो प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए कि वो हमारा होना चाहिए भवन? लेकिन नहीं जी, मीटर के कनेक्शन के ऊपर, सड़क के हालातों के ऊपर, एक्सीडेंट्स को लेकर, अस्पताल में लापरवाही से हो रही मौतों पे लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं। वैक्सीन से कितने लोग मर रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं। केस निपटान में देरी हो रही है, कोई जिम्मेदार नहीं। सालों साल न्याय की उम्मीद में बैठे रहते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। बीफ एक्सपोर्ट में हम पहले नंबर पर आ गए हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। जानबूझकर नहरों के अंदर फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है ताकि एक्वाटिक एनिमल मर सके। जानबूझकर बोर करके नीचे का पानी खराब किया जा रहा है ताकि हमको टूटी का पानी पीने के लिए मजबूर किया जा सके, ताकि आधार कार्ड वाली व्यवस्था के अंदर आ जा सके। फैक्ट्रियों का पोल्यूटेड चीजें हवा के अंदर जानबूझकर मिलाई जा रही हैं। हर 10 गांवों के ऊपर एक इथेनॉल प्लांट, एक पावर प्लांट, एक शुगर मिल, एक फैक्ट्री, एक डंपिंग यार्ड या एक गंदगी का माहौल बनाया जा रहा है ऊपर से, जहाज से देख करके। लोकल रोजगार बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। पानी बिक रहा है, पानी का बिल आने लगा है, दवाइयों के मनमाने रेट है, खाने के सामान में मिलावट है, डिब्बा बंद पदार्थ तो जितने भी हो रहे हैं सबके साइड इफेक्ट का पता होते हुए लागू है। कौन कितने डंगर पाल सकेगा इसका भी निर्णय वो लोग कर रहे हैं। मोबाइल का स्पेक्ट्रम हमारे दिमाग को कितना खराब कर रहा है, प्रजनक क्षमता के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, मानव मस्तिष्क पर कितना असर कर रहा है, इसकी कोई रिसर्च नहीं हो रही है। डाक विभाग खत्म हो रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चेक करोगे इस देश में, वोटर लिस्ट चेक करो, पंचायती राज का डाटा चेक करो, एजुकेशन पे स्कूलों का डाटा चेक करो, वेलफेयर स्कीम चेक करो, जनगणना चेक करो, आपको हर जगह हर गांव की जनसंख्या, हर गांव के लोग, हर गांव के अभ्यर्थी अलग अलग नजर आ रहे हैं। नकली खाद, बीज, दवाई, इससे जो फसल नष्ट हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन,
गोली लाठी, जो हमको चाहिए आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, जो हम नहीं मांग रहे वो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी जमीन हमारी मर्जी के बिना ले जा रही है भूमि अधिग्रहण के नाम पर। और मैं ये बात बोलता था, जो मैंने बात शुरू की थी मैं वो एक बार पूरी कर लूं कि भैया अगर आपने ये मान लिया है कि जमीन किसान की है तो जमीन को एक तो मुआवजे के रूप में भारतीय रुपया मांगना है किसान ने, और दूसरी चीज जो मांगनी है प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगनी है। आपके बच्चे आज जमीन छोड़कर चले जाएंगे, यकीन मानिए 30 साल बाद उनके बच्चों को नहीं पता चलेगा कि ये जमीन कभी हमारी हुआ करती थी। वो ऑटोमेटिक कंपनी के नाम ट्रांसफर रहेगा। यहां चरखी दादरी के आसपास मैंने एक ऐसी जमीन देखी है जो कभी किसी प्राइवेट कंपनी को अलॉट हुई थी, आज वो खाली पड़ी हुई है। जो बाप दादाओं को 99 ईयर्स के वो मतलब उन बाप दादाओं ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी थी, अब उन बाप दादाओं की अगली औलादों को ही नहीं पता ये हमारी है, और तहसीलदार के साथ सेटिंग करके वो जमीन सरकार अपने नाम कर लेगी। सीसीटीवी कैमरा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी खर्च पे प्राइवेट मौज हो रही है। जमीन हमारी, पैसा हमारा, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे बन गया, डाकखाना बन गया, बस स्टैंड बन गया, बसें आ गई, उसके बाद प्राइवेटाइज कर दो। जब तक वो खर्च हो रहा है जनता का पैसा, और जब आमदनी देने लगे तो प्राइवेट। शराब के ठेके, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, तंबाकू की फैक्ट्री, सब सरकार कर रही है, कह रही है इससे रेवेन्यू मिलता है। अब आप बता दो, अरे अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करा, सोचो आप। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस मसले पर जाएं। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, यदि आप समाज के अंग हो तो जनता सरकार मोर्चा का मानना यह है कि एक भी अंग को छोड़े बिना आप तरक्की नहीं कर सकते। सॉरी, एक भी अंग को छोड़कर आप तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? समाज का कौन सा तबका छोड़कर तरक्की कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। अर्थात आपको एक बार समाज के हर तबके के बीच जाना पड़ेगा। लोग भरे पड़े हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, भरोसा किसी पर नहीं हो रहा है। जितने भी लोग मंचों से भाषण देने के लिए आते हैं, भाषण देकर निकल जाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक मोर्चा बना है जो सचमुच बात कर रहा है, जो सचमुच समाधान चाह रहा है, जो सचमुच समाधान पर काम कर रहा है। एक बार तो जाकर आपको उन लोगों को खाली करवाना पड़ेगा, वो जो भरे पड़े हैं। उसके बाद वो आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यदि इस दिशा में अगला संकल्प हम लें कि हम समाज के हर तबके की बात को जोड़ेंगे, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, चाहे नर्सरी के टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, सरकारी हो, रोडवेज है, रेलवे है, किसान है, हर तबके को साथ लेकर के एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में काम कर सके जिनका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। कर सकते हैं हम लोग ये? हाँ जी, करना चाहिए। जोजू कला के इस पावन भूमि से मैं एक आह्वान कर रहा हूं हमारे 13 के प्रधान दादा सूरजमल की उपस्थिति में कि यदि आप इस सूरजभान जी की सुरेंद्र जी, प्रधान सुरेंद्र जी भी हैं सांगवान खाप के, आप एक बार इस गांव से शुरू कर लेते हैं। इस बात की गारंटी मंच से दे रहे हैं हम। यदि गांव आकर के पहले बात करने को तैयार हो और खड़ा होता है, कोई भी गांव, वो कहता है कानून के हिसाब से चलकर इन अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था को अपने हाथों से ढहाने का, बल्कि इन्हीं के हाथों से डहलवाएंगे, गांव के एक भी व्यक्ति का कर्जा नहीं रहने देंगे, इसकी गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है। एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। एक भी नहीं। हां, अगर किसी के लालच और पैसों का, वो नहीं भाई,
बैठ के बात करो, गांव अपने आप तय करेगा कि कौन से बच्चे किस दिशा के लिए बने हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अपने पास है। जितनी लूट इन्होंने आज तक मचाई है, सारी लूट वापस ली जा सकती है। जितनी जमीनें लेके चले गए हैं, ये सारी जमीनें वापस आ सकती है। किसान वापस समृद्ध बन सकता है। भारत फिर से पहले नंबर की जीडीपी बन सकती है। हर गांव में, हर घर में उत्पादन आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, बात नहीं करेंगे, तो नहीं बनेगा। हां, आज यदि गांव इकट्ठा होकर के कोई प्रयास शुरू करता है तो मोर्चे के साथी जगह जगह से, हर जगह से आए हैं। कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से, यूपी से, पंजाब से, बस कोई स्टेट है ही नहीं, महाराष्ट्र से, जहां से लोग हमारे बीच नहीं बैठे हैं, जिनको मैं देख रहा हूं। और उनको रिप्रेजेंटेशन यहां अगर आया है तो पूरे देश में मोर्चे की जलाई हुई अलग वो जा रही है। हमारे मुद्दे लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हां, क्योंकि मटेरियल इतना है। अभी मैंने जो बोला है वो मैंने ज्यादा मुद्दे नहीं उठाए जो लिख रखे हैं, लेकिन आपको यही इतने ज्यादा लग रहे होंगे कि यार सच्ची में इतनी सारी चीजें खराब होके चल रही हैं। समय की कमी में और आप लोगों की सुविधा को देखते हुए हमने इसको होल्ड पे रखने का फैसला ये लिया है कि एक काम कर लीजिए, जब गांव की इस यात्रा में निकलेंगे, गांव को समृद्ध बनाने की इस यात्रा में निकलेंगे, शहीदों के सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में निकलेंगे, तो आप साथ के साथ मुद्दे लिखते लाएंगे। 23 मार्च का जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, जहां भी होगा आप सब लोगों तक पहुंच जाएगा। 23 मार्च के कार्यक्रम में यदि ये हम हर बार ये कहते हैं कि यदि हमारे पास ऐसे लोग होंगे तो ये काम हम करेंगे, यदि ऐसे लोग नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की खोज करेंगे। हमारे मोर्चे के इस नियम को आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे खाते में हार नहीं है। या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। हारने का कोई मतलब नहीं है। और हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो आने वाले टाइम की लड़ाई के लिए तैयार हो। देखो, हमको सड़कों पर नहीं उतरना, सरकारों का कोई विरोध नहीं करना। हम तो अपनी व्यवस्था बनाने चलेंगे। हमको अपनी आजादी चाहिए, हमको मनमानी के खिलाफ खड़ा होने का अधिकार है। जितना इस किसी बड़े नेता को, प्रधानमंत्री को जिस सृष्टि की जिस ताकत ने बनाया है, उसी ताकत ने मुझे बनाया है, उसी ताकत ने आपको बनाया है, उसी ताकत को हर गरीब आदमी और कमजोर आदमी को भी उसी ताकत ने बनाया है। इसलिए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलेगा। हां, हम यहां जितने लोग हैं एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के हिसाब से चल सकते हैं। इसी को आजादी कहेंगे ना, कि हमको साथ रहने के लिए जो व्यवस्था चाहिए हम बना लेंगे। और कोई भी व्यक्ति, मैंने आज तक समाज में ऐसा नहीं देखा जो सुख शांति से नहीं रहना चाहता। कोई व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो जानबूझकर समाज की नजरों में गिरना चाहता है, जो जानबूझकर अपने समाज के लिए बुरा करना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उसे भी पता है कि जो आज गड्ढा खोद रहा है, कल को उस गड्ढे में उसके परिवार का व्यक्ति भी गिर सकता है। नशा बेचने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि मेरी औलाद इस चक्कर में ना फंस जाए। गलत काम करने वाले व्यक्ति को यह डर रहता है। इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि इस समाज में लुच्चे, गुंडे और बदमाश बहुत थोड़े हैं और अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। अच्छे लोगों की चुप्पी की वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, हम लोग सचमुच अपने सपनों का भारत नहीं बना पा रहे। इसीलिए उन सच्चे लोगों को बोलना सिखाना हमारा मकसद है। इसी यात्रा पे हम लोग निकले हैं कि हम एक्चुअली असलियत में
कुदरत के कानून को मानते हुए, धरती माता की जय करते हुए, भारत माता की नहीं, जमीन माता की जय करते हुए, और किसी भी मन चाहे, किसी के कंपनी के बनाए हुए मन चाहे कानून की पालना करने के लिए नहीं, बल्कि कुदरत के कानून की, जो लिखा जाता है जुडिशरी में भी, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, कि किसी के साथ अन्याय ना हो और हम लोग शोषण से मुक्त हो सकें, ऐसी अपनी मर्जी की जिंदगी हम जी पाएं और हमारे बच्चों के लिए इस कामना में